नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आज हम हीट ट्रांसफर के अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। इसको हम ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन भी बुलाते हैं। देखिए, इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, उसमें एक दो अजम्पशन हमने यूज किए थे। हमने कहा था कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब होता है स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। क्या था? स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। और हमने यूनी डायरेक्शनल या वन डायमेंशनल हीट फ्लो लिया था। अब की बार हम एक अजम्पशन को हटाने वाले हैं। हम एज्यूम करेंगे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होगा। ये दोनों चीजों को मिलाकर ही अनस्टडी हीट कंडक्शन बुलाते हैं। अनस्टडी हीट कंडक्शन एक ऐसा हीट कंडक्शन प्रोसेस होती है जहां पे जो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट नहीं रहता और जो टाइम है, टाइम के साथ टेम्परेचर आपका चेंज होता है। देखिए, इससे पहले कुछ प्रॉब्लम हमने इस टाइप से की थी कि कोई प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल का एक सरफेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरे सरफेस का टेम्परेचर T2 है, इसकी थिकनेस L है। तो हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को माना था कि वो कांस्टेंट है हर जगह पर, और हमने ये भी माना था T1 टेम्परेचर T1 ही रहेगा, चाहे किसी भी टाइम पे आप देखो T2 टेम्परेचर T2 ही रहेगा। हमने ऐसा नहीं सोचा था कभी भी, या इस तरीके से सॉल्व नहीं किया। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अगर ये आपका 100 डिग्री है और T2 आपका 80 डिग्री है, तो हमने इस तरीके से नहीं किया था कि 2 घंटे बाद ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व हमने नहीं किया था, हमने टाइम के साथ टेम्परेचर को चेंज नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टडी स्टेट था। यहाँ पे अनस्टडी स्टेट है, इसलिए टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और एक कोई स्टील की बॉल है या आयरन की बॉल है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। आप इस बॉल को इसमें डाल देते हो सडनली, तो क्या होगा? बॉल का टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा और जो फ्लूइड का टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है 2 घंटे बाद आप देखोगे या 1 घंटे बाद देखोगे बॉल का टेम्परेचर तो हो गया होगा, सपोज हम मान लेते हैं 100 डिग्री, और फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया होगा ये आपका 70 डिग्री। उसी तरीके से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, शुरुआत में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या थी? बहुत ज्यादा, क्योंकि कन्वेक्शन के कारण यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? HA डेल टी। तो डेल टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, शुरुआत में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, 500 और 20 का, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका कम हो रहा है। तो इससे हमने दो चीजें समझी कि टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट नहीं है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को हम अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो दो चीजें माइंड में रखनी है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट नहीं रहने वाला और टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। चलिए, देखिए अब हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस वो करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आता है, एक्सप्लेन दी लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, ठीक है। लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस।
इसने क्या माना था, मान लीजिए कोई सॉलिड है आपका, ठीक है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम v है, जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट cp है और टेम्परेचर T। अब ये जो T टेम्परेचर है वो पूरे बॉडी का सेम लिया था। ऐसा होता नहीं है, जनरली आप देखोगे बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है हर जगह पर, ठीक है। अगर इसको किसी सराउंडिंग में हम रख देते हैं, मान लीजिए T इंफिनिटी, ठीक है, H, तो पहले क्या किया था, पहले इस ऑब्जेक्ट को किसी फर्नेस में डाल के क्या किया था, हीट किया। हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर आ गया T, ठीक है। कंसीडर ए सॉलिड हैविंग वॉल्यूम V, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक हीट Cp, जिसका टेम्परेचर T है। T कैसे आया, किसी फर्नेस में इसको गर्म किया, ठीक है, और गर्म करने के बाद इसको सराउंडिंग में रख दिया। और जब इसको सराउंडिंग में रख दिया तो क्या होगा, कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर होगा। बट मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि आपको जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट सेम मानना है, पूरे ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर मानना है। इसी को लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस माना था। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है सरफेस से लेके सेंटर तक सेम टेम्परेचर है उसका, ठीक है, कितना है, सेम टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी मान लीजिए आप इसका, मान लीजिए Ti, तो Ti जो टेम्परेचर है शुरुआत में पूरे ऑब्जेक्ट का Ti था, ठीक है। तो समझ गए आपको एक सॉलिड कंसीडर करना है जिसका वॉल्यूम V है, जिसकी डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट Cp है और उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है। जब उसको फर्नेस में डाला गया था तो Ti टेम्परेचर तक पहुंच गया, फिर उसको निकाल के सडनली सराउंडिंग में या कहीं पर भी किसी भी फ्लूइड में रख दिया गया, जिस फ्लूइड का टेम्परेचर T इंफिनिटी और जिसका कन्वेक्टिव कोफिशिएंट क्या है, H। अब देखिए अगर टेम्परेचर आपका सेम है तो इसके अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन के कारण तो हीट ट्रांसफर होगी और इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एच ए डेल टी, डेल टी का मतलब T माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू, देखिए मैं मान रहा हूं किसी, अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी जो टी आई का टेम्परेचर है वो चेंज होगा। तो मैं मान लेता हूं किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर, किसी 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 0 सेकेंड के अलावा 2 सेकेंड, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने टी टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया बॉडी का, टी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, उस समय पे मैं इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं कि कितना कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर हुआ है और उसके कारण कितना बॉडी के अंदर चेंज। तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज। तो एम सी पी डी टी डिवाइडेड बाई डी टाउ, डी टी बाय डी टाउ। ध्यान से समझिए क्या किया हमने, बॉडी को जब सराउंडिंग में आप रखोगे तो सराउंडिंग में रखने के कारण उसके अंदर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी। सराउंडिंग में हीट क्या होगी आपकी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। पर देखिए बच्चे कहां पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ पे mcp डेल्टी लिख देंगे, ये किसमें है, वॉट में, तो ये भी वॉट में होगा ना। तो अगर mc डेल्टी लिखोगे तो वो किस में आ जाएगा, जूल में। इसीलिए मैंने रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और ये क्या है, देखो मैं नाम लिख देता हूं इसका, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, बाय कन्वेक्शन फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग्स, ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ उसका रेट है, ये रेट ऑफ डिक्रीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो रेट रेट के बराबर ही तो होगा, अगर इसकी यूनिट
वॉट में है तो इसकी भी वॉट में आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए dt/d करते हैं हम, dt/d। देखिए अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, आपको पहले एक सॉलिड लेना है जिसका वॉल्यूम v कंसीडर करना है, डेंसिटी रो लेनी है, स्पेसिफिक हीट cp लेनी है, इनिशियल टेम्परेचर ti लेना है, ठीक है। उसको किसी सराउंडिंग में हम रखेंगे जिसका टेम्परेचर T इंफिनिटी और जिसकी कन्वेक्टिव कोफिशिएंट क्या है h। तो आपको ये लिखना है, आप लिखोगे किस तरीके से, कंसीडर ए सॉलिड हैविंग, ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे इसको, कंसीडर अ सॉलिड, ठीक है, जिसका v वॉल्यूम, ठीक है, रो डेंसिटी, cp क्या है, स्पेसिफिक हीट, t क्या, i क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। कंसीडर ए सॉलिड हैविंग वॉल्यूम v, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक हीट cp एंड इनिशियल टेम्परेचर ti। पुट इन ए सराउंडिंग हैविंग टेम्परेचर, तो ये किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, सराउंडिंग फ्लूइड, और h क्या है, कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड, कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड। तो आप लिख दोगे कंसीडर ए सॉलिड हैविंग वॉल्यूम v, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक हीट cp, इनिशियल टेम्परेचर ti, ठीक है। व्हेन पुट इन सराउंडिंग हैविंग टेम्परेचर T इंफिनिटी, कन्वेक्टिव कोफिशिएंट h, देन तो देन के बाद आप ये इक्वेशन लिखोगे, देन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये तो किसी टाउ टाइम पे है, तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल क्या होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, HA, देखिए टाइम वाली चीजों को एक साइड ले जाओ, टेम्परेचर वाली चीजों को एक साइड ले जाइए आप इनको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका HA डिवाइडेड बाय mCp इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय t माइनस t इंफिनिटी, और यहाँ पे d टाउ, ठीक है। तो रीअरेंज किया है हमने अभी, और यहाँ पे माइनस भी है, तो HA d टाउ। अब मास को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास की जगह पे क्या लिखते हैं, देखिए h है, ध्यान रखना, दिस इज h, ठीक है, ये h है हमारा। तो मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू cp इक्वल टू माइनस dt डिवाइडेड बाय t माइनस t इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं इसको, जब टाइम टाउ इक्वल टू 0 था तो बॉडी का टेम्परेचर क्या था, Ti। जब टाइम आपका टाउ हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या माना, T। तो किसी टाउ टाइम पर टेम्परेचर कितना माना है, T, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 0 टू टाउ, 0 टू, यहां पे तो हम टाइम की लिमिट रखेंगे, यहां पे तो रखेंगे हम टाइम, 0 टाइम में कितना टेम्परेचर था बॉडी का, Ti, और किसी टाउ टाइम पे कितना टेम्परेचर है, T, ठीक है। अब देखिए जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर ले लीजिए, तो इसको रब कर देते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए, तो H भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय रो V Cp भी कांस्टेंट है, d टाउ का क्या हो जाएगा, टाउ, 0 टू टाउ, ठीक है। अब 1/x का क्या होता है, log x।
तो उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एल एन टी माइनस टी इंफिनिटी, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी टी आई से टी। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करने के बाद क्या हो जाएगा एच ए डिवाइडेड बाय रो वी सी पी इंटू टाउ इक्वल टू टाउ माइनस जीरो टाउ हो जाएगा। यहां पे देखिए माइनस ये क्या होगा एल एन टी, देखिए टी की जगह पे टी लिखेंगे टी माइनस टी इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एल एन टी आई माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln t माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया एच ए टाउ डिवाइडेड बाय रो वी सी पी, ठीक है। अब देखिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड एंटी लॉग आप लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा, ये यहां पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो आपको पता है लॉग और ln, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये नेगेटिव साइन मैं यहां पे रख सकता हूं, एक ही बात है। तो ये वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर माइनस एच ए टाउ डिवाइडेड बाय रो वी सी पी इक्वल टू टी माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी इंफिनिटी। यही है हमारी इक्वेशन लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस की, ठीक है। अब इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है, देखिए इस इक्वेशन के हेल्प से आप से अगर मैं ये पूछूं बॉडी का टेम्परेचर, अगर किसी 20 सेकंड में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा आप बता सकते हो, मैं क्या बता दूंगा, देखो सारी चीजें गिवन दूंगा मैं आपको ये भी बताऊंगा एरिया कितना है बॉडी का, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मैं आपको डेंसिटी भी बताऊंगा, कन्वेक्शन कोफिशिएंट भी आपको देंगे, सीपी भी आपको बताया जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर भी और इंफिनिटी। तो आप अगर मैं टाइम दूं तो टेम्परेचर बता सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर देखो कम हो रहा होगा, बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, डिपेंड करता है कि कहां पे रखा है, ठीक है। तो या मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 200 केल्विन कितने टाइम में होगा, वो भी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूं कि इतना टेम्परेचर कितने टाइम पे होगा, इनिशियल टेम्परेचर अगर मान लीजिए 400 केल्विन है तो 200 केल्विन कितने टाइम बाद उसका 200 केल्विन रीच करेगा। तो टाइम की हेल्प से टेम्परेचर निकाल सकते हैं या टेम्परेचर से ये बता सकते हैं इतने टाइम में वो टेम्परेचर रीच करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, तो आप ध्यान से समझिए, एक पैरामीटर होता है बायोट नंबर, अगर उसकी वैल्यू 0.1 से लेस है तभी आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस तभी यूज कर सकते हैं हम जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से लेस हो। तो बायोट नंबर होता क्या है HLC डिवाइडेड बाय K, ये होता है बायोट नंबर। H क्या है कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, LC क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, LC अभी बताते हैं आपको। K क्या है बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए LC क्या है, LC है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। अब बहुत से बच्चे ना इसको क्या लिख देते हैं सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, तो कैसे लर्न करना है आपको, अगर आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम करोगे तो यूनिट क्या निकल के आएगी 1/मीटर, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है तो लेंथ ही ना, तो मीटर में आनी चाहिए। तो देखिए इसकी यूनिट क्या है मीटर क्यूब और इसकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर में आएगा। अगर आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम लिख दोगे
तो यूनिट किस में आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ की 1/मीटर। तो क्या कभी लेंथ की यूनिट 1/मीटर हो सकती है? नहीं। इसीलिए फॉर्मूले को ध्यान से लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको। ये हमारा लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस का फॉर्मूला है। कब यूज कर सकते हैं? जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से लेस हो, HL/K, HL/K, ठीक है, कि वैल्यू 0.1 से लेस होगी, तभी इसको हम यूज कर पाएंगे, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके पूरे सरफेस का टेम्परेचर हम सेम मान लेते हैं। देखिए, आपको अब एक मेन पॉइंट समझाते हैं आपको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं होता, अब देखिए, नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है? नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का, मान लीजिए कोई सॉलिड है, इसका अगर टेम्परेचर मान लेते हैं यहां पर T1 है और सरफेस का टेम्परेचर T2 है, और सराउंडिंग का क्या है? T∞, और सराउंडिंग का H। अगर इसके हर जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं होता तो क्या होता? तो ये होता, तो ये T1 से लेके T2 की तरफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर करता। फिर वो हीट ट्रांसफर कैसे होती? फिर वो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन में। तो हम फिर इसको ऐसे लिखते, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है पॉइंट पे, तो सेंटर पे T1 है और सरफेस पे T2 है। तो कुछ इस तरीके के मान लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है, तो K A dt, dt का मतलब है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय LC। ठीक है, ये कुछ कुछ बराबर होना चाहिए किसके? HA डेल T, डेल T का मतलब क्या है? T2 माइनस T∞, T2 माइनस T∞। अब देखिए, टेम्परेचर को एक साइड ले जाइए, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T∞, HA। देखिए, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा HLC/K। ये यहां से निकल के आया। देखो, अगर T2 माइनस T∞, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर इसको एनालिसिस को लगाएंगे कब हम? अब ये तो आपने बोल तो दिया कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर सेम मान लीजिए, ऐसा होता तो नहीं है। ये कब हम लेंगे इसको? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, दोनों, ठीक है, दोनों में T2 माइनस T∞ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू T1 माइनस T2। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए इसका टेम्परेचर, T1 का टेम्परेचर आपका है सपोज 700 डिग्री, और T2 का टेम्परेचर है आपका 680 डिग्री, और T∞ का टेम्परेचर है 20 डिग्री। तो ध्यान से समझना। अब कितना T1 माइनस T2 क्या है इस केस में? T1 माइनस T2 क्या है? 700 माइनस 680 20, और जबकि T2 माइनस T∞ कितना है? 680 माइनस 20, तो 660। ये इसका डिफरेंस 20 है, इसका 660 है। तो हम इसके डिफरेंस को इग्नोर कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं बॉडी का हर जगह पे सेम टेम्परेचर है। तो T2 माइनस T∞ जहां पर बहुत ज्यादा हो, कहने का मतलब है बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू बॉडी के आपस में जो टेम्परेचर में डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा कम होगा, तभी इसकी वैल्यू कम। देखिए, ये तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस फैक्टर को कम मान लूंगा, ये तो इसके बराबर है ना। तो ये कोई फैक्टर है, अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि ये एनालिसिस वैलिड है। और इसी को आगे चल के हमने बायोट नंबर नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोट नंबर। क्या नाम दिया हमने? बायोट नंबर। यहां से निकल के आया। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि कब मानेंगे इसको। मैंने आपको ये दिखाया कि अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, लंप्ड में तो ये मानना है कि हर जगह पे सेम है। मैंने आपको ये दिखाया कि मान लेते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर है, T1 सेंटर में है, T2 सरफेस पे है, तो कंडक्शन के थ्रू तो होगी 700 से 680 की तरफ हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन से,
फिर 680 से 20 की तरफ होगी कन्वेक्शन से। अब देखिए एरिया नहीं पता, थिकनेस नहीं पता, तो मैंने एलसी मान लिया इसको। क्या मान लिया? एलसी, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। उसको आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ बोला। इसके नीचे इसको ले गया तो मैंने देखा कि T1 माइनस T2 को मैं कब इग्नोर कर सकता हूं? जब ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा हो, जब T2 माइनस T इंफिनिटी बहुत ज्यादा हो, तब मैं T1 माइनस T2 को इग्नोर कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस हम वहां लगा सकते हैं जहां पर सरफेस और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, जबकि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं, जो पॉइंट हैं, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन वो हीट कंडक्शन होता है जहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वेरी करता है और जहां पर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, फिर हमने एक बॉडी को लिया, एक सॉलिड बॉडी जिसका वॉल्यूम V लिया, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक हीट Cp और इनिशियल टेम्परेचर Ti। उसको किसी सराउंडिंग में हमने रखा और हमने ये माना कि बॉडी का हर जगह पे सेम टेम्परेचर है। तो अगर बॉडी का हर जगह पे सेम टेम्परेचर है तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। तो दोनों को हमने इक्वेट किया तो वहां से एक इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, उस इक्वेशन को ही हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इक्वेशन बुलाते हैं। और वो इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं उसके लिए बायोट नंबर दिया हुआ है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको बायोट नंबर निकालना होगा। बायोट नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से लेस का मतलब है कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही है। मान लीजिए बायोट नंबर आपका आ गया 0.001, इसका मतलब है 10⁻⁻3। अब ये तो 0.1 से कम है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो। बट अगर आपकी वैल्यू 0.2 आ गई तो आप ये एनालिसिस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से लेस होगी तभी जाके हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये ग्राफ पूछने लगे, ये ग्राफ और होता है इसके अंदर, देखिए अगर आपसे पूछने लगे कि अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन में जो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है वो कैसे होता है जनरली? देखिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम है, तो इस तरीके से होता है। जो इनिशियल स्टेज होती है हमारी, इनिशियली टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। कहां पर? यहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे एंड ऑफ कूलिंग, उस समय देखिए आप टेम्परेचर बड़ा धीरे धीरे चेंज होगा। इसका मतलब रेट, देखो यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका मैक्सिमम है और यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका काफी कम है। तो शुरुआत में इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपकी वेरी कर रही है। शुरुआत में बहुत ज्यादा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम टेम्परेचर कम होता जाता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपकी कम होती चली जाती है। थैंक यू।